जनरेशन में अगर ट्रांसफर हो रहा है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, उसे इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हुआ, उसके बाद हम बात करें वेरिएशन की। अच्छा, इनहेरिटेंस में अगर मैं बोलूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स में कोई एक कैरेक्टर था, मेरे फादर की आईज जो है वो ब्लैक थी, इसीलिए मेरी आईज भी कैसी हैं? ब्लैक। तो जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं या जो ट्रांसफरेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब जो पेरेंट में थे वैसे के वैसे मेरे अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो मैं कहूँगी कि ये मेरे पेरेंट का कैरेक्टर है जो मुझ में आया है। पर अगर अपन वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन का मतलब होता क्या है? वेरिएशन का मतलब है कि हम कैरेक्टर्स के कुछ ना कुछ अलग चेंजेस देख रहे हैं। क्या हो रहा है? जब पेरेंट्स में कोई कैरेक्टर था वो वैसा ना आकर कुछ चेंज होकर हमारे अंदर आया है, उसे हम कहेंगे वेरिएशन। तो ये इनहेरिटेंस कैसे होता है, वेरिएशन कैसे होता है, इन सब का चेंजेस, इन सब में चेंजेस कैसे आते हैं या फिर ये किस लॉ पे डिफाइंड है, उन सब के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। यही इस चैप्टर का मोटिव है हमारे। ओके, तो हमारा लाइव चल रहा है, 7 बजे से चालू हो चुका है, 9 बजे तक चलेगा, तो बने रहिए। जो भी कमेंट है, जो भी डाउट्स हैं वो सब पूछिएगा। ओके, तो हमारा पहला पार्ट, इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो मेंडल से रिलेटेड है। मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग, या मेंडल ने जो लॉज दिए थे वो किस बेसिस पे दिए थे उस पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिसके बिना ये चैप्टर पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बिल्कुल। अगर ये टर्म्स नहीं समझ में आएंगी तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करें जेनेटिक्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे आप जानते हैं बायोलॉजी के बारे में, आप बायोलॉजी जानते हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लाइफ, बायो का मतलब क्या है? लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ये जो बायोलॉजी है, ये लाइफ ऑफ स्टडी जो है, इसमें हम स्टडी ऑफ लाइफ जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? पूरे लाइफ के एस्पेक्ट्स, जितने भी लाइफ के अंदर एस्पेक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उन सबके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हर तरीके से पढ़ा जाता है। बायोलॉजी की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच है हमारी जेनेटिक्स। उसमें से एक हमारी ब्रांच है जेनेटिक्स। ठीक है, इस जेनेटिक्स ब्रांच में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए, जीन्स, प्रोटीन, इन सब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे। मैंने आपको बताया है इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो इनहेरिटेंस जो भी, मतलब जो भी कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे, ट्रांसफर होंगे, उन सभी के स्टडी करेंगे। हेरिडिटी, अब इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। हेरिडिटी अगर आपने डेली लैंग्वेज में भी इस वर्ड को यूज़ किया होगा, तो जनरली हम बात करते हैं कि कोई एक डिजीज़ है या फिर कोई भी एक कैरेक्टर है, या कोई, जैसे हम बोलते हैं कि इसकी तो पूरी फैमिली जो है वो पूरे इंटेलिजेंट फैमिलीज़ में से आता है, मतलब अच्छी फैमिली में से आता है, तो वो क्या है? हेरिडिटी है, मतलब ट्रांसफ़र हो रहे हैं कैरेक्टर्स या जीन्स। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन में आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई कैरेक्टर के अंदर चेंज आता है, क्या कह रहे हैं हम? अगर किसी कैरेक्टर के अंदर चेंज आता है उसे अपन वेरिएशन कहते हैं, ट्रांसफर होते वक्त। ओके, अगर किसी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है कैरेक्टर और उसमें वो कुछ चेंज आया है, वो एज इट इज ट्रांसफर ना होकर कुछ चेंज होकर ट्रांसफर हुआ है, उसे हम वेरिएशन कह रहे हैं। कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। और अगर हम जीन्स और क्रोमोसोम्स की स्टडी कर रहे हैं तो दो डेफिनेशन हो सकती है भाई, या तो हम इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और कैरेक्टर्स की स्टडी करें, उसे हम कहेंगे जेनेटिक्स, या फिर हम कहें कि मैं सिर्फ जीन्स और क्रोमोसोम्स की स्टडी करना चाहती हूँ, उसे भी जेनेटिक्स कहेंगे। ये दोनों अलग अलग डेफिनेशंस क्यों हैं? क्योंकि जो जीन्स हैं वही हमारे ब्रांच बना रहे हैं, वही जो है हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बिना हमारे कोई भी कैरेक्टर्स होते ही नहीं, जीन्स के बिना नहीं होते।
जीन्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जीन्स का मतलब होता है डीएनए का वो पार्ट जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। डीएनए का वो पर्टिकुलर पोर्शन, वो फंक्शनल पार्ट जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, उसे हम जीन कहते हैं। और डीएनए एक साथ सुपर कॉइल होके, जब डीएनए को हम सुपर कॉइल कर देते हैं तब क्या कहा जाता है, उसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो हमें मेटाफेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर इनहेरिटेंस देखें, इनहेरिटेंस की दोबारा से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ट्रांसफर, चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां से, पेरेंट्स से प्रोजेनी में। अच्छा, अगर प्रोजेनी बोले या ऑफस्प्रिंग बोले, बात एक ही भाई, कौन कौन से वर्ड्स हैं ये, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स। प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है भाई, किसी ना किसी जनरेशन की बात कर रहे हैं, जिसने पहले वाली जनरेशन ने किसी को प्रोड्यूस किया है, उस जनरेशन की बात कर रहे हैं। प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स, इन दोनों वर्ड्स को क्यों यूज करते हैं, सन या डॉटर, ये भी तो वर्ड्स हैं, इनको भी तो यूज कर सकते हैं, बेबी को यूज कर सकते हैं भाई, बहुत ही मतलब पॉपुलेटेड वर्ड है, पॉपुलर वर्ड है। तो प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग्स, इनको ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज करना चाह रहे हैं। कैसा वर्ड, जेंडर न्यूट्रल, मतलब इसमें हमें नहीं बताना कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे बायोलॉजी में जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स को यूज किया जाता है, ऑफस्प्रिंग्स या फिर प्रोजेनी। तो इन दोनों का ही मतलब सेम है, दोनों ही वर्ड्स बार बार बायोलॉजी में आते रहते हैं, तो इसका आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस जो है वो हेरिडिटी का बेसिस है, वही पूरी जनरेशन में मतलब पूरे कम्युनिटी में फैलेगा। ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग, देखो आप वर्ड आ गया, अभी बात करी थी हमने ऑफस्प्रिंग्स के बारे में। ऑफस्प्रिंग क्या है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, जिसमें हम किसी जनरेशन के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कोई भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, अ हेरिटेबल फीचर अमॉन्ग द पेरेंट्स ऑफ एंड ऑफस्प्रिंग। कोई भी ऐसा कोई फीचर मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी फीचर जो एक पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, उसे कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। पर कैरेक्टर जो है वो ब्रॉड वे में कहा जाएगा। जैसे अगर मेरी हाइट और मेरी मदर की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, तो वो हाइट क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया। हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। या फिर आई कलर की बात करें तो आई कलर मतलब मेरे मदर का या मेरे फादर का आई कलर मेरे जैसा है या मेरा उनके जैसा है, व्हाटएवर, तो ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया। आई कलर एक कैरेक्टर हो गया। ये ब्रॉड वे में है, मतलब हम बिग पिक्चर को देख रहे हैं, ब्रॉड पिक्चर को देख रहे हैं, तो ये आई कलर हमारा कैरेक्टर हुआ। नेक्स्ट हम बात करें ट्रेट की। ट्रेट और कैरेक्टर लगभग सेम माने जाते हैं, ज़्यादातर सिनोनिम्स के फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता है, पर एक स्लाइट डिफरेंस है जो आपको अब देखने को मिलेगा। अब पता चलेगा आपको कैरेक्टर और ट्रेट का डिफरेंस। ट्रेट का मतलब क्या है, वेरिएंट्स ऑफ ए कैरेक्टर। मतलब अगर किसी कैरेक्टर में हम देखें कि अलग अलग वेरिएंट्स है, जैसे हम किस कैरेक्टर की बात कर रहे थे, आई कलर की बात कर रहे थे, आई कलर की बात कर रहे थे। आई कलर में क्या है, देखिए आई कलर का मतलब क्या है कि हमें कोई सा भी कलर हो सकता है, वो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। पर यहाँ पे अगर ब्राउन आई हो, ब्राउन कलर हो, ब्लू कलर हो, ब्लैक कलर हो, तो ये अलग अलग क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। मतलब एक ही कैरेक्टर है, अभी तक आई कलर ही ले रहे हैं हम, एक ही कैरेक्टर है, पर उसके अलावा हम क्या बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं। आई कलर में एक हो गया ब्राउन कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, तो ये 3 वेरिएंट्स हैं हमारे ट्रेट्स।
समझ में आया? तो अगर वेरिएंट्स हैं तो ट्रेट्स कहलाएंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर फीचर की बात कर रहे हैं, आई कलर हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कैरेक्टर्स हैं। इन सबको क्या कहेंगे? कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर और ट्रेट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए, तो हमने अब तक जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, कैरेक्टर और ट्रेट की बात करी है। आगे हम और पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, या फिर जिसको हम जानते हैं एलीलोमॉर्फ्स। एलील्स या एलीलोमॉर्फ्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, अगर किसी जीन में अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, जैसे हमने बोला किसी एक कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी एक कैरेक्टर के आई कलर कैरेक्टर, अलग अलग कलर ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ये क्या हो गया? ये हमारे ट्रेट्स हो गए। तो एक ही कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स हो सकते हैं, तो उन ट्रेट्स के लिए हमने एक जीन डिसाइड कर लिया। उन ट्रेट्स के लिए क्या किया? एक जीन डिसाइड कर लिया, उसे कह रहे हैं हम एलील। उसे क्या कह रहे हैं? एलील कह रहे हैं। जैसे हाइट का मैंने एक कैरेक्टर लिया था, दिखाई नहीं दे रहा है भाई, हाइट का कैरेक्टर लिया था। हाइट में टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। ये दो तरह, ये कैरेक्टर है, ये दोनों इसके क्या हैं? ट्रेट्स हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर हो गया, ये दोनों इसके ट्रेट्स होंगे। ओके, तो इसमें क्या हुआ है? टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल मतलब ये ट्रेट हो गया, टॉल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टी से, और ड्वार्फ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल टी से। ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? एलील्स कहलाएंगे। सर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं, नवीन जी बोल रहे हैं प्रॉब्लम है वॉइस में। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर अभी ठीक हो गया है तो फिर बताइए, जिसको भी। ओके, तो आई गेस अब ठीक हो गया होगा वॉइस का। ओके, तो फिर से देखते हैं एलील्स क्या है। इनके ट्रेट्स की बात करेंगे। हाइट के कैरेक्टर में दो ट्रेट्स हो सकते हैं, एक तो होगा टॉल, टॉल हाइट हो सकती है, एक हो गया ड्वार्फ। तो ये दो तरह की हाइट्स हो सकती हैं। इसमें टॉल और ड्वार्फ, इनके लिए अगर अपन जीन डिसाइड कर रहे हैं, इनके अगर अपन जीन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? एक टॉल जीन होगा, ठीक है, और एक ड्वार्फ जीन होगा। टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन को समझना जरूरी है। होमो में क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब है सेम, ठीक है। तो सेम तरह के अगर जीन्स को साथ में रखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगी इसमें। बेसिक में क्या है? हम जानते हैं जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा ये कैसे हैं? पेयर में। कितने पेयर्स हो गए 46 क्रोमोसोम्स के? 23 क्रोमोसोम्स हो गए, 23 पेयर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो 23 पेयर्स हैं, मेरे ख्याल से आप रिफ्रेश करिए, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। हमारी तरफ से शायद वॉइस क्लियर है। उन ट्रेट्स के लिए क्या किया? एक जीन डिसाइड कर लिया, उसे कह रहे हैं हम एलील। तो व्हाट, उसे क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम्स में से 23 कितने रहेंगे? वो पेयर्स में रहेंगे, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो कितने पेयर्स में हैं? 23 पेयर्स में प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर इस पे एक जीन है, जैसे मान लेते हैं कैपिटल टी, ये कैपिटल टी जीन किसको डिनोट कर रहा है? हाइट के कैरेक्टर को, मतलब टॉल कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंट टॉलनेस के कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
से पेयर्स होते हैं। समझ में आया आपको? तो हमने क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करी, उसमें क्या देखा है हमने? उसमें कैपिटल टी एक के ऊपर है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी अगर कैपिटल टी है, दोनों के पास सेम तरह के जीन्स हैं, सेम जीन्स हैं, इसके पास भी कैपिटल टी, इसके पास भी कैपिटल टी। अगर ऐसा है, ऐसी कंडीशन है, तो हम इसे कहेंगे होमोजाइगस। इसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस। होमो का मतलब मैंने क्या बताया था? सेम बताया था। मतलब अगर सेम तरह के जीन्स प्रेजेंट है पेयर के अंदर, क्रोमोसोम पेयर के अंदर सेम तरह के जीन्स प्रेजेंट है, उसे होमोजाइगस कहेंगे। और हो गया, एक ड्वार्फ का जीन हो गया, दोनों में अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है भाई। हेट्रोजाइगस हो गया। तो होमो मतलब सेम जीन्स, होमो मतलब क्या हो गया? सेम तरह के जीन्स, दोनों ही क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, उसे होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। और अगर दोनों पे अलग अलग तरह के जीन्स प्रेजेंट है, उसे हेट्रोजाइगस कहेंगे। ओके, तो देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए, अगर मैं लिखती हूँ कैपिटल टी, ये कैसा हो गया? दोनों लेटर सेम, कंडीशन नहीं, हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी होगा, एक क्रोमोसोम पे स्मॉल टी होगा, दोनों पे अलग अलग टाइप के जीन्स होंगे, इसलिए इसको हेट्रोजाइगस कहेंगे। अगर आपको ये कैरेक्टर्स वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये याद रख सकते हैं, कैपिटल लेटर एक साथ हैं तो क्या हो गया? होमोजाइगस हो गया। सारे स्मॉल लेटर एक साथ हैं तो होमोजाइगस हो गया। पर अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एबीसीडी तो आती है ना भाई, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बचपन में सीखी थी, ठीक है? तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की अगर अपन बात करें, अगर इस कंडीशन की बात करें, तो ये क्या होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ए कैपिटल लेटर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये बताइए, ये वाला जो जीनोटाइप मैंने लिखा है, ये वाला जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, ये कैसा है? होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? कैसा है ये? होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, आई गेस। तो ये वाला जो कैरेक्टर है, ये हेट्रोजाइगस है। क्यों हेट्रोजाइगस है भाई? कि मैम यहाँ पे तो दोनों सेम सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम सेम है, पर यहाँ तो अलग है ना बेटा। यहाँ क्या हो गया? एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया, तो इसीलिए ये कैसे हो गए? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। अगर एक भी कैरेक्टर ऐसा हुआ, एक भी लेटर ऐसा हुआ जो स्मॉल आ गया और बाकी सारे कैपिटल है, तो उसमें हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन कहना पड़ेगा उसे। समझ में आया आपको? फिर से एक और क्वेश्चन देती हूँ, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यहाँ पे, क्या कहेंगे इसे? होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस? क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कहेंगे। मेरे सामने स्टूडेंट बैठी है, वो कह रही है हेट्रोजाइगस कहेंगे इसे। नहीं भाई, इसे होमोजाइगस ही कहेंगे, होमोजाइगस ही कहेंगे। क्यों कहेंगे होमोजाइगस? कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर की तो मैंने बात कर दी, पर जीन की तो बात ही नहीं करी। अगर अपन जीन को देखें तो ये ए जीन है, ये वो कौन सा वाला जीन है? ए जीन। ये बी जीन है, हट जा भाई, ये बी जीन हो गया और ये सी जीन हो गया। तो ए जीन को देखो, दोनों कैपिटल हैं, बी जीन को देखो, दोनों स्मॉल है, सी जीन
अलग हुआ तो अपन को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक और क्वेश्चन देती हूँ, बहुत इजी हो जाता है, बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। देखिए कैपिटल ए, स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, क्या हुआ है यहाँ पे? अब ये क्या हुआ है? हेट्रो हो गया भाई, हेट्रो हो गया। क्यों हो गया? अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करें, ये थोड़ा इजी हो गया तुम्हारे लिए। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, क्या हुआ ये? अभी भी ये हेट्रो है भाई। कैसे हेट्रो है? देखो ये दोनों कैपिटल, एक जीन की बात करी, ये दोनों कैपिटल है, ठीक है। दूसरे जीन की बात करी, दोनों स्मॉल है, अभी भी होमो चल रहा है। पर इसमें देखो कैपिटल सी और स्मॉल सी, मतलब अगर सिंगल जीन के अंदर हमें कैपिटल और स्मॉल देखने को मिल रहा है, उसी कंडीशन को हम हेट्रो कहेंगे। बाकी सारी कंडीशंस जो भी अगर अपन को देखने को मिलेगी वो सब होमोजाइगस कहलाएंगी, ठीक है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में डिफरेंशिएट करना आपको आ गया होगा। कभी भी गलती नहीं करनी है इसके अंदर, कभी भी आपको गलती नहीं करनी है होमो और हेट्रो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज डिसिमिलर एलील्स। जहां पे डिसिमिलर देख लिया आपने, अलग अलग, एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, अलग अलग एलील्स देखने को मिलेंगे, तो उसे अपन कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। उसे क्या कहा जाएगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन कहा जाएगा। चलिए और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखिए सबसे पहला आता है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा कैरेक्टर जहां पे हम खोल के चिल्ला के बता रहा है वो अपने आप को कि मैं डोमिनेंट हूं, मैं गुंडा हूं, सब जगह दिखाई दूंगा, चाहे मैं अकेला आऊं या झुंड में आऊं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर जो अपने आप को सब जगह रिप्रेजेंट करेगा, सब जगह अपने आप को दिखाएगा, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। देखिए कैसे, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ऐसा कैरेक्टर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को चीख के बता रहा है कि मैं हूं यहां, ठीक है, उसे कहेंगे मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर। देखिए तो इट इंडिकेट्स विथ कैपिटल लेटर, और हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल लेटर से ही दिखाएंगे। ओके नेक्स्ट देखिए रेसेसिव कैरेक्टर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी इसीलिए ये क्या हो गया हमारे लिए? डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। इसीलिए ये कैसा हो गया? डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रेसेसिव कैरेक्टर के बारे में। तो रेसेसिव कैरेक्टर में देखिए विच इज सप्रेस्ड इन हाई कंडीशन। ये बेचारा चुपचाप रहता है। कैसे चुपचाप रहता है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आते ही अपने आप को शांत कर लेता है, बिल्कुल दिखाता नहीं है अपने आप को। पर जब ये झुंड में रहेगा तब तो बहुत चिल्ला के बोलेगा भाई कि मैं हूं यहाँ पे, है ना। पर जब ये किसी डोमिनेंट के साथ आ जाएगा, मतलब किसी और कैरेक्टर के साथ आ गया, तो ये चुपचाप हो जाएगा कि नहीं हम तो है ही नहीं, पीछे छुप जाएंगे, ठीक है। तो ये रेसेसिव है, ये वो इंट्रोवर्ट इंसान है जो अपने आप को शो करने से डर रहा है। पर अगर किसी और इंट्रोवर्ट के सामने आ गया, मतलब दो इंट्रोवर्ट एक साथ मिल गए तो क्या होगा? दोनों इंट्रोवर्ट एक दूसरे को शो करेंगे, है ना। एक्सट्रोवर्ट के सामने, ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, इसीलिए। तो देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, जो भी रेसेसिव कैरेक्टर है वो सप्रेस हो जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में से जो स्मॉल टी है वो अपने आप को सप्रेस कर लेगा।
तो आपने देखा डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या? का मतलब है जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, मैं बाहर से कैसे दिख रही हूँ, बाहर से मेरे मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहा जाएगा। जैसे कि मेरे बाहर से अगर मैं देखूं तो आंख है सामने से दिखाई दे रही है, तो ये हो गया मेरा फिनोटाइप। ठीक है, तो मेरी हाइट जो है वो टॉल ना होके थोड़ा मीडियम साइज में है, तो ये फिनोटाइप हो गया, फिजिकल कैरेक्टर हो गया मेरा। नेक्स्ट बात करें जीनोटाइप की, तो मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर। मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अंदर से क्या है, आईज मेरी ब्लैक दिखाई दे रही हैं, पर हो सकता है कि कोई कैरेक्टर पीछे छुपा हुआ हो, मतलब ऐसा जीन हो जो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा हो सकता है कि मेरे पास ब्लैक आई का जीन है और दूसरा ब्राउन आई का भी जीन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है मेरे क्रोमोसोम्स पर, क्योंकि ब्लैक अपने आप को डोमिनेंट मानता है, अपने आप को सब जगह दिखाना चाहता है, इसलिए वो दिखा नहीं पा रहा है। तो अगर मैं अपने जीन्स को देखूंगी, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है उनकी बात करेंगे, तो वो क्या हो गया मेरा जीनोटाइप। और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे, फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो वो क्या होगा? फिनोटाइप कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। अगर कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिविजुअल जो कि अपने पेरेंट्स से नहीं दिखाई, पेरेंट्स के जैसा नहीं है, अब वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखो, जैसे आपने एग्जांपल सुना होगा, एक डंकी और एक हॉर्स, इन दोनों की अपन ने मीटिंग करवा दी। डंकी और हॉर्स, इन दोनों की मीटिंग करवाने की वजह से क्या हुआ? इन दोनों की मीटिंग करवाने से एक नए तरह का ऑर्गेनिज्म हुआ, उनको हम कह रहे हैं खच्चर। खच्चर आपने देखे होंगे। अच्छा, इन दोनों की मीटिंग क्यों करवाई है? क्योंकि हॉर्स की हमें चाहिए थी तेजी और डंकी का टॉलरेंस पावर, मतलब जो वजन उठाने की उसकी कैपेसिटी है वो चाहिए थी हमें। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हमने एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा लिया जिसे खच्चर कहते हैं। और वो खच्चर क्या है? एक हाइब्रिड है। वो दोनों ही पेरेंट्स जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, मतलब तो कुछ कैरेक्टर्स उसमें हॉर्स के हैं और कुछ कैरेक्टर डंकी के आ गए, इसीलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? हाइब्रिड कह रहे हैं। देखिए तो ये हुई हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने सब कुछ स्टडी किया कि कौन कौन सी टर्म्स हमारे काम में आने वाली है अभी तक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स की, ये जो फादर हैं ये जब पैदा थे तब तो फादर नहीं थे, बाद में मरने के बाद इनको फादर बना दिया, तो बड़ा दुख हुआ सुन के मुझे भी, जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी थी बड़ा दुख हुआ था। इनका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा है ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया इनको। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बनाया गया? वही क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स में कुछ लॉज दिए थे जो आज तक चले आ रहे हैं, जो आज तक फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो मेंडल कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्ड। वो सब एक्सपेरिमेंट्स किस पे थे? गार्डन की, मतलब जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है इसका? पाइसम सटाइवम। ये जो पाइसम सटाइवम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया था इसने कितने सालों तक? 7 इयर्स तक। और इसने कितने कैरेक्टर्स को यूज किया था पाइसम सटाइवम पे? 7 कैरेक्टर्स को यूज किया था। 7 कैरेक्टर्स को इसने स्टडी किया 7 सालों तक, और किस पे? पाइसम सटाइवम पे, 1856 से 1863 में। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड किया 1863 में।
यहाँ देखिए मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के का क्या प्रोसीजर था, किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, इसमें देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने 2 पी प्लांट्स लिए जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, एक प्लांट के पास कोई कैरेक्टर है तो उसके जस्ट उल्टा, जैसे एक प्लांट टॉल है तो दूसरा प्लांट इन्होंने लिया ड्वार्फ। समझ में आया? तो हमेशा क्या लिया है, हमेशा ऐसे प्लांट्स कंसिडर किए हैं जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हों। ठीक है, हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स कंसिडर किए हैं। तो सिलेक्शन, सबसे पहले इन्होंने सिलेक्शन किया प्लांट्स का, सिलेक्शन किया, उसके बाद पहली टेक्निक इन्होंने यूज की इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स। एंथर्स मतलब ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आपको पता है एक मेल पार्ट होता है जिसे स्टेमन कहते हैं, एक फीमेल पार्ट होता है जिसे कार्पल कहते हैं। ठीक है, स्टेमन और कार्पल। अगर मैं स्टेमन में से, ये स्टेमन है मान लेते हैं, स्टेमन के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है एंथर, इस एंथर में से इस एंथर को रिमूव कर दूं, ठीक है, इसके मेल पार्ट को रिमूव कर दूं, तो उस टेक्निक को क्या कहेंगे, इमैस्कुलेशन कहेंगे। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है, उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। तो फ्लावर्स का बाइसेक्सुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, तो पॉलिनेशन सबसे उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, अब मैं जो भी मेरे पसंदीदा पॉलन ग्रेन्स हैं, जो भी पसंदीदा पॉलन ग्रेन्स हैं, वो पॉलन ग्रेन्स मुझे ट्रांसफर करने हैं किसी फीमेल प्लांट पे। देखो यहाँ पे मैंने इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया, एंथर्स को कट कर दिया मेल पार्ट में से, मेल पार्ट का, और अपने पसंद के किसी और फ्लावर में से, ये व्हाइट फ्लावर है, इस व्हाइट फ्लावर में से अपने पॉलन ग्रेन जो है मैंने इस वाले फ्लावर पे ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि इसके अंदर तो कट कर ही चुके थे, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स और इस वाले के तो आ ही नहीं सकते। तो मैंने अपनी पसंद के पॉलिनेशन किया, ट्रांसफर किया पॉलन ग्रेन्स का, और इसकी वजह से जो सीड्स डेवलप हुए उसके प्लांट्स मुझे मिल गए। ठीक है, तो पहले क्या किया, सिलेक्शन, उसके बाद इमैस्कुलेशन, एंथर रिमूव कर दिए, पॉलिनेशन, ट्रांसफर किए पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किया, उसके बाद कलेक्शन एंड जर्मिनेशन। उन सभी पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के बाद जो भी मेरे पास मटर मिला, मतलब जो भी पॉड मिला, उस जो भी सीड्स मिले, उन सीड्स को कल्टीवेट करवा के मैंने नए प्लांट्स ग्रो करवा लिए। ठीक है, नए प्लांट्स ग्रो करवाने की वजह से क्या हुआ, अब मैं उनको स्टडी कर सकती हूँ, जो भी मेरे को रिजल्ट चाहिए था वो मिला है या नहीं, वो उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मेंडल ने, मैंने बताया था आपको 7 कैरेक्टर्स को 7 साल तक स्टडी किया था, 7 ईयर्स तक स्टडी किया था। उन 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, या तो प्लांट जो है वो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। टॉल अपने आप को दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसीलिए कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट, गुंडा है भाई। ये सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, गुंडे, जो अपने आप को हर जगह दिखाएंगे, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। नेक्स्ट रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव भी हो सकते हैं, मतलब चुपचाप रहेंगे, इंट्रोवर्ट्स हैं, अपने आप को ज्यादा शो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या है, रेसेसिव हैं। तो ड्वार्फ, टर्मिनल, व्हाइट, कॉन्स्ट्रिक्टेड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, ये सब क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले अपन बात करें स्टेम की हाइट की। पी प्लांट को इमेजिन करिएगा, पी प्लांट कैसे दिखाई देता है, इस तरह का पी प्लांट होता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉल और ड्वार्फ। इसमें से टॉल जो है वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। हाइट के कैरेक्टर की बात करें, स्टेम के हाइट की। दूसरा हम देखें तो क्या है, फ्लावर के पोजीशन का,
फ्लावर की पोजीशन कैसी रहेगी, मतलब प्लांट के ऊपर फ्लावर किस तरफ जनरेट होंगे, किस तरफ प्रोड्यूस होंगे। तो अगर एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन का मतलब प्लांट के साइडवेज, ये साइडवेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसे एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। और प्लांट के बिल्कुल टॉप पे, मतलब एकदम एंड पे, स्टेम के एंड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसे टर्मिनल पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको दो कैरेक्टर समझ में आए, स्टेम हाई और फ्लावर पोजीशन, टॉल ड्वार्फ, एक्सियल टर्मिनल। तीसरा है हमारा फ्लावर कलर। कलर कैसा होगा फ्लावर का, तो या तो फ्लावर का कलर वायलेट हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, पर डोमिनेंट कौन सा है हमारा, वायलेट कलर डोमिनेंट है। पॉड शेप, जो हमारा मटर का फली होती है वो कैसी रहेगी, उसकी शेप देखते हैं। सबसे पहला, या तो फुल रहेगी, फुल को जिसको अपन कहते हैं इनफ्लैटेड, भरे हुए होते हैं ना। आपने मटर को छीलते ही हैं भाई, अपन घर में मम्मी तो काम दे ही देती है किसी ना किसी को, ठीक है। तो मटर को जब छीलते हैं तो आप देखेंगे कि किसी किसी मटर में क्या होता है, बहुत भरा हुआ होता है वो, ठीक है। और किसी किसी पॉड में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से मटर निकलते हैं, कंस्ट्रिक्टेड निकलते हैं, तो उस वाले पॉड को हम कहेंगे फुल, या फिर जिसे कहेंगे इनफ्लेटेड। और दूसरे तरीके का क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड कहलाएगा। तीसरा देखिए, पॉड का कलर। पॉड का कलर मैंने जो देखा है वो तो जनरली ग्रीन ही देखा है, आपने येलो भी देखे होंगे कुछ। तो ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है। ग्रीन अच्छा होता है भाई, ग्रीन ज्यादा अच्छा होता है, अपन देखते ग्रीन वाले में मीठे मीठे दाने निकलते हैं। येलो भी देखा है, ठीक है। तो दोनों तरह के पॉड कलर देखा है अपन ने। दूसरा, सीड का शेप। अब जो उसमें से मटर निकलता है, मटर के दो दाने निकलते हैं, वो कैसे रहेंगे, राउंड रहेगा या फिर रिंकल्ड रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। राउंड रहेगा या फिर रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब वो थोड़ा सा पिचका हुआ रहेगा। नेक्स्ट, येलो या फिर ग्रीन, उसका कलर कैसा रहेगा, येलो रहेगा या ग्रीन रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको ग्रीन दाने खाने पसंद है, तो थोड़े वो कच्चे होते हैं, अपन ऐसे बोलते हैं कच्चा है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो येलो या ग्रीन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है, येलो कलर डोमिनेंट है। तो सभी 7 कैरेक्टर्स को याद रखना बहुत जरूरी है। सीबीएसई, एचएससी दोनों तरह के स्टूडेंट्स को, दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 कैरेक्टर्स को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है, एमसीक्यूज। और अगर राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे भी देख रहे हैं मेरे, तो फिर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ द जीन। अगर किसी कैरेक्टर को ट्रांसफर करना है, इनहेरिटेड करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो वो कैसे होगा, उसमें सबसे पहले हम क्रॉस पढ़ेंगे। क्रॉस जो है वो 2 तरह के पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही तरह के क्रॉस हैं। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। दोनों क्रॉस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 प्लांट्स। इसमें 2 प्लांट रहेंगे भाई, क्रॉस के लिए तो 2 ही प्लांट चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी करवा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, इसलिए 2 तो चाहिए भाई। और इसमें एक ही कैरेक्टर का पेयर होगा, एक ही कैरेक्टर होगा। कौन सा कैरेक्टर है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं, पर क्या कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर और 2 प्लांट्स, ठीक है। जैसे मैंने ये प्लांट लिया है, ये टॉल प्लांट लिया है, ठीक है, ये प्लांट लिया है ड्वार्फ, तो हमने हाइट का कैरेक्टर यूज किया है। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर यूज किया है, हाइट का कैरेक्टर। इस हाइट के कैरेक्टर को हम 2 तरह से स्टडी करें, एक तो टॉल भी हो सकता है या फिर ड्वार्फ भी हो सकता है, या फिर दूसरी चीज ले सकते हैं हम, सीड के कलर को यूज कर सकते हैं, सीड का कलर येलो या फिर ग्रीन। इनके बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो क्रॉस मिलेगा, जो क्रॉस होगा, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ठीक है, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एग्जाम्पल देख, पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करके बताया यहाँ पे। सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिए हैं। जब भी हम किसी भी क्रॉस को लिखते हैं, किसी भी क्रॉस को बनाते हैं, तो क्रॉस में ध्यान रखिएगा, एक पैटर्न होता है उसको लिखने का। सबसे पहले पेरेंट्स लिखे जाते हैं, फिर गैमेट्स, फिर पेरेंट्स के बाद जीनोटाइप, जीनोटाइप के बाद गैमेट्स, और गैमेट्स के बाद F1 जनरेशन, मतलब हमारी फर्स्ट फीलियल जनरेशन को लिखा जाता है।
मुझे पता है डर लग रहा होगा इसको देख के कि ये प्लांट्स भी बनाने पड़ेंगे क्या हमको। नहीं, प्लांट्स नहीं बनाने पड़ते, हमें सिर्फ लिखना होता है ये कि हमने कौन सा प्लांट या कौन सा हमने ऑर्गेनिज्म लिया है जिसका क्रॉस करवा रहे हैं। तो सबसे पहले है होमोजाइगस। होमोजाइगस से आपको समझ में आ गया होगा जीन कैसा रहेगा, कैपिटल कैपिटल, दोनों ही कैपिटल फॉर्म में रहेंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। ये हो गया हमारा होमोजाइगस टॉल प्लांट। दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर है तो स्मॉल टी रहेगा, ठीक है, स्मॉल टी रहेगा। इनके गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स क्या होते हैं भाई, सबसे पहले जान लो गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स का मतलब है हम किसी भी क्रोमोसोम्स को हाफ करेंगे, ठीक है, हमारे पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स का नंबर है उसका हाफ जो नंबर होगा क्रोमोसोम्स का, वही किसी गैमेट के अंदर जा सकता है। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर मैं गैमेट बनाऊंगी तो गैमेट में कितने रहेंगे क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। इसके पास 2 क्रोमोसोम है, कैपिटल टी कितना जाएगा, एक ही जाएगा, ठीक है, एक ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे गैमेट के अंदर सिर्फ कैपिटल टी लिखा हुआ है। समझ में आया आपको, गैमेट के अंदर क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उसका हाफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सेम है, कैपिटल टी दोनों सेम है, इसलिए एक ही तरह का गैमेट बना। इसलिए क्या हुआ, एक ही तरह का गैमेट बना। यहाँ पे स्मॉल टी दोनों सेम है, एक ही तरह का गैमेट बनेगा। दोनों को क्रॉस करा, मीटिंग करवाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन बनी। ये होमोजाइगस थी, ये भी होमोजाइगस थी। ये क्या बना है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर एक साथ आ गए ना, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल बन गया। इसको कह रहे हैं हम हेट्रोजाइगस टॉल। अब इस हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट या जो हमारी F1 जनरेशन है, इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे, मतलब इसको इसी से क्रॉस करवाएंगे। तो देखिए क्या होगा, हेट्रोजाइगस प्लांट, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। टॉल क्यों दिख रहा है, ये यहाँ पे टॉल क्यों लिखा है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहा है। इसके लिए गैमेट्स बनाएंगे, ये जीनोटाइप है इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके लिए गैमेट्स बनाएंगे। मैंने बोला 2 है तो एक ही जाएगा, 2 क्रोमोसोम है तो एक ही ट्रांसफर होगा। तो कैपिटल टी से ये वाला कैपिटल टी बन गया, इस वाले से ये वाला बन गया, स्मॉल टी बन गया। तो हर एक गैमेट के अंदर एक ही क्रोमोसोम गया, पर क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स थे, इसीलिए हमने 2 तरह के गैमेट्स बनाए हैं। यहाँ भी सेम वही होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दोनों की मीटिंग कराई। यहाँ पे पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ही गैमेट्स है, पर ज़्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स हो गए या ज़्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स हमने बनाए तो उसमें फिर क्रॉस करवाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देखो, इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस करवाओ, कैपिटल टी, इसको इससे क्रॉस करवाओ। तो इस तरह से करते करते क्या जाल बन जाता है। हमें स्पाइडर कॉब नहीं बनाना है, ठीक है, इतना बड़ा कॉब नहीं बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं। पुनेट स्क्वायर बनाने से इजी रहता है, चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड लगती हैं। कैसे होगा देखो, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इन दोनों को हम, यहाँ पे हमने मेल के गैमेट्स लिख लिए और यहाँ पे फीमेल के गैमेट्स लिख लिए, ठीक है, मेल और फीमेल के गैमेट्स लिख दिए यहाँ पे। इसको इससे क्रॉस करवाया, इस वाले गैमेट को इस वाले गैमेट से क्रॉस करवाया, तो क्या बना, कैपिटल टी टॉल प्लांट बना मेरे पास। ये कैसा टॉल है, होमोजाइगस टॉल। फिर देखिए, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको क्रॉस करवाया, कैसा बना, टॉल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल प्लांट बन गया। पर ये कैसा है टॉल, हेट्रोजाइगस बना है भाई। कैसा बना है, हेट्रोजाइगस। इधर देखिए, इसने भी क्या बनाया, हेट्रोजाइगस टॉल, और यहाँ पे क्या बना है, होमोजाइगस ड्वार्फ बना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा कि F1 जनरेशन में हमें सारे हेट्रोजाइगस मिले थे, सारे हेट्रोजाइगस टॉल मिले थे, और F2 जनरेशन में जब हमने सेल्फिंग करवाई और F2 जनरेशन लिया, तब हमें कुछ तो होमोजाइगस टॉल मिले, कुछ हेट्रोजाइगस टॉल मिले, और एक जो है हमें होमोजाइगस ड्वार्फ भी मिला है। होमोजाइगस ड्वार्फ मिल गया हमें, ठीक है। तो इसमें रेशो काउंट करना होता है कि कितने टॉल मिले,
कितने ड्वार्फ मिले और कितने होमोजाइगस मिले और कितने हेट्रोजाइगस मिले, इनका हमें रेशो काउंट करना होता है, रेशो बनाना होता है। देखिए हमें टॉल कितने मिले थे, 3 टॉल मिले थे भाई, बाहर से दिखने के लिए, बाहर से देखने वाले जो है फिनोटाइपिकली हमको कैसे दिख रहे थे, 3 तो टॉल मिले थे और एक ही कैसा मिला था, ड्वार्फ मिला था। ठीक है, एक ही ड्वार्फ प्लांट मिला था, इसीलिए रेशियो क्या हो गया हमारा, फिनोटाइपिक रेशियो। बाहर फिनोटाइपिक, फिनोटाइप आपको बताया था एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उसकी, टॉल, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ, तो इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे 3:1 का रेशियो हो गया हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो एक तो होमोजाइगस टॉल था, कैपिटल टी, एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल है। देखो ये एक होमोजाइगस टॉल हो गया, 2 हेट्रोजाइगस टॉल हो गए और एक होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, इसीलिए यहाँ पे रेशियो क्या आया 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब भी हम एक डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं, एक रेसेसिव पेरेंट लेते हैं, दोनों का क्रॉस करवाते हैं, तो हमेशा जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 3:1 आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 आएगा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो याद रखना जरूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह से मेंडल ने अलग अलग क्रॉसेस वगैरह करवा के देखे, सभी में मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। यहाँ पे तो हमने हाइट के कैरेक्टर की बात करी थी, पर उसने और भी कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाए, तब भी उसको सेम ही रिजल्ट मिला, सभी सेम ही इसी तरह के रेशियोज देखने को मिले, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं यहाँ पे सेम तरह के ट्रेट्स बात करें, सेम रेशियो आता है। ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसीलिए उसने बोला कुछ फैक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हुए हैं, उनको फैक्टर्स कहा गया था पहले। फैक्टर्स आर नाउ कॉल्ड एज जीन्स, और अब उन फैक्टर्स को कहा जाता है जीन्स। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे, जॉनसन बेबी वाला जॉनसन नहीं है ये, जॉनसन अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने फैक्टर्स का नाम चेंज करके जीन्स कह दिया था। ठीक है, the F1 generation when self-pollinated produce gametes capital T and small t in equal proportion। हमने देखा जो हेट्रोजाइगस प्लांट है वो हेट्रोजाइगस प्लांट 2 तरह की गैमेट्स बना रहा है। ठीक है, 2 तरह के गैमेट्स बना रहा है क्योंकि 2 तरह के जीन्स है उसके पास, तो वो कैपिटल डी भी बनाएगा और स्मॉल टी भी बनाएगा। During fertilization, pollen grains of T have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t। तो जब हम पॉलिनेशन करवाते हैं तो भेदभाव नहीं करते भाई, बायोलॉजी में भेदभाव नहीं होता, जितने भी प्लांट्स हैं वो पॉलिनेट करेंगे तो वो पूरी पॉसिबिलिटी है, 50-50% चांसेस हैं कि वो कैपिटल टी वाले को भी कर सकते हैं और स्मॉल टी वाले को भी कर सकते हैं। Also pollen grains of genotype T have 50% चांस, इसी तरह से कैपिटल टी के पास भी पूरा चांस है और स्मॉल टी के पास भी पूरा चांस है। तो यहाँ पे हम देखें तो 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू, अगर 1/4 जनरेशन देखें मतलब ये 4 में से एक जनरेशन कैसे मिली, होमोजाइगस टॉल, 4 में से एक जनरेशन कैसे मिली, होमोजाइगस ड्वार्फ, और 2 जनरेशन हमें कैसे मिली हैं, 2 प्रोजेनीज हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिली है। तो इसका रेशियो देखिए 1/4, 1/2 और 1/4, ये हमारी प्रोबेबिलिटीज हो गई। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी आ जाता है कई बार, पर ये नीट के लेवल पे आता है। नेक्स्ट देखिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं अभी भी। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स। अब इसने क्या किया, F2 जनरेशन तक तो हमने पढ़ लिया था, F2 जनरेशन तक पढ़ लिया, F2 जनरेशन जो है उसको वापस से सेल्फ पॉलिनेट करवाया। सेल्फ पॉलिनेट के बाद देखा उसने, ही फाउंड दैट ड्वार्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यू टू बी द जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स इन F3 एंड F4 जनरेशन। उसने देखा F3 और F4 जनरेशन में जो ड्वार्फ प्लांट्स थे वो अभी भी ड्वार्फ ही बना रहे थे। समझ में आया आपको? तो ड्वार्फ जो थे वो अभी भी ड्वार्फ प्लांट्स ही बना रहे थे। ठीक है, he concluded that genotype of the dwarf was homozygous। तो अगर कोई प्लांट
आगे जाकर भी ड्वार्फ ही बना रहा है तो वो ऑब्वियसली होमोजाइगस होगा। अगर कोई प्लांट हेट्रोजाइगस है तो वो टॉल भी बना सकता है और ड्वार्फ भी बना सकता है, ठीक है। तो अगर अपन को दोनों तरह के प्लांट्स मिलते हैं तो अपन कंक्लूड करते हैं कि वो हेट्रोजाइगस है, क्योंकि हमें एक ही टाइप के प्लांट्स मिले इसीलिए हमने कहा वो क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करी, सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करी। अब हम मेंडल के उन लॉज की बात करेंगे जो हमने अब तक पढ़े नहीं, मतलब अब तक सोच रहे हैं जिसकी में से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, पर अभी क्या हो रहा है, इनमें इस पार्ट में से क्वेश्चंस आना थोड़ा सा कम हो चुका है, ठीक है। इसमें हम बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और इन सब के बीच में आपस में कनेक्शंस देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बैक क्रॉस बताना चाहूँगी। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसा इसका नाम है, बैक क्रॉस का मतलब है हमारे पास कोई F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन को अगर मैंने वापस से पेरेंट से क्रॉस करवा दिया, उस पर्टिकुलर F1 जनरेशन को मैंने वापस से अगर पेरेंट से क्रॉस करवा दिया, जैसे मेरे पास F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आई थी, कैपिटल T और स्मॉल t, इस जनरेशन को मैंने वापस से मेरा होमोजाइगस प्लांट से, होमोजाइगस टॉल प्लांट से क्रॉस करवाया या फिर रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाया, इसे क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। इसे क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, अगर अच्छा, बैक क्रॉस के दो पार्ट होते हैं। बैक क्रॉस जो है उसके दो पार्ट्स हैं, पहला हो गया आउट क्रॉस, दूसरा हुआ टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब क्या है, F1 जनरेशन है, उसको मैंने डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाया। ये कैपिटल T स्मॉल t को मैंने अगर कैपिटल T से क्रॉस करवाया उसे कहेंगे आउट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, F1 जनरेशन को मैंने अगर रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। यहां देखिए, ये हाइब्रिड है, ये हमारा रेसेसिव पेरेंट है, इनको आपस में क्रॉस करवाने पे हमें क्या मिलेगा, वही हाइब्रिड मिलेगा और एक टॉल मिलेगा, मतलब वापस से वही जनरेशन देखने को मिलेगी। रेशो क्या आया हमारा, 1:1। चाहे अगर अपन फिनोटाइपिक की बात करें या जीनोटाइपिक की बात करें, दोनों में ही रेशो क्या आया है, 1:1 आया है। तो आपको याद रखना है, टेस्ट क्रॉस जो होता है उसमें हमेशा रेशो 1:1 आता है। चाहे किसी भी टेस्ट क्रॉस की बात करें उसमें रेशो क्या रहेगा, 1:1। टेस्ट क्रॉस करवाया क्यों जाता है, क्यों करते हैं हम टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ ए कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी प्लांट का हमें जीनोटाइप पता करना है, ठीक है, उसके जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करना है कि वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। दोनों में से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये टेस्ट क्रॉस करवाना पड़ता है। देखिए कैसे पता चलेगा, अगर किसी प्लांट को देखो, इस वाले प्लांट का हमें जीनोटाइप पता नहीं है पर ये डोमिनेंट है, अगर रेसेसिव हुआ तो हमको पता चली जाएगा कि वो होमोजाइगस है, पर ये डोमिनेंट मतलब अपने आप को टॉल शो कर रहा है, तो क्या किया हमने, इसको पहले एक बार होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाया, ठीक है। होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाने की वजह से क्या हुआ, यहां देखिए आधे प्लांट जो हैं वो मुझे कैसे दिखाई दिए, पर्पल दिखाई दिए, आधे फ्लावर्स जो है वो वाइट दिखाई दिए। तो 1:1 का रेशो आ गया है ना, 1:1 का रेशो आया, आधे पर्पल है और आधे वाइट फ्लावर्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे पता चला कि ये कैसा हुआ, हेट्रोजाइगस हुआ।
अगर मुझे दोनों बराबर नहीं मिलते, ठीक है, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं मिलते, तो हम कह सकते थे कि ये कैसा है, होमोजाइगस है। पर अगर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिले हैं तो इसलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको कंसिडर किया था कि ये होमोजाइगस है, इस वाले कंडीशन में होमोजाइगस कंसिडर किया, इस वाले कंडीशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन कंसिडर किया। तो अगर होमोजाइगस होता तो सारे ही पर्पल दिखाई देते, है ना, और क्योंकि हेटेरोजाइगस था इसीलिए हाफ जो है वो होमोजाइगस मतलब पर्पल दिखाई दिए और हाफ जो है वो वाइट कलर के शो हुए हैं। तो इससे हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस का जो फर्स्ट लॉ था मेंडल ने जिसके बारे में बात करी थी, वो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमारे फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ये हम कह चुके हैं पहले से ही, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उन सबको एक यूनिट से कंट्रोल करते हैं जिसे कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कहा जाता है। फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जॉनसन ने इस फैक्टर्स का नाम जीन्स चेंज कर दिया था, मैं आपको बता चुकी हूँ। जीन्स जो है वो पेयर्स में है क्रोमोसोम्स की वजह से, क्रोमोसोम्स पेयर्स में है इसलिए। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। डिसिमिलर पेयर में क्या होता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को डोमिनेट करता है, मतलब एक जीन जो है वो डोमिनेंट जीन होगा और दूसरा जीन कैसा होगा, रेसेसिव जीन होगा। तो एक डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव जीन है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें हमेशा ये बात हुई कि अगर सिमिलर पेयर है तब तो दोनों डोमिनेंट या दोनों रेसेसिव हो सकते हैं, ये दोनों डोमिनेंट या दोनों रेसेसिव हो सकते हैं। पर अगर डिसिमिलर पेयर है, अलग अलग तरह के जीन्स हैं, तो क्या कहेंगे, एक डोमिनेंट होगा जो अपने आप को दिखाएगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, रेसेसिव होगा जो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा उस वक्त। इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर जिसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में देखिए, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन अ पेरेंट्स। अगर किसी गैमेट फॉर्मेशन के वक्त क्या होता है, क्रोमोसोम्स आधे आधे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बट जो सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म अ गैमेट, और हमेशा दोनों में से एक ही फैक्टर जो है वो गैमेट के अंदर जाएगा। जैसे इसकी बात करें, सिमिलर पेयर है तो इसमें से एक गैमेट के अंदर कैपिटल टी, दूसरे गैमेट के अंदर भी कैपिटल टी, दोनों सेम रहेंगे, सेम ही टाइप के इसलिए, पर एक गैमेट के अंदर क्या होगा, एक ही फैक्टर जाएगा। दूसरे पेयर की बात करें, स्मॉल टी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिमिलर पेयर है इसलिए एक गैमेट के अंदर एक फैक्टर स्मॉल टी और सेम जैसे गैमेट बनेंगे। डिसिमिलर पेयर को देखो, यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग फैक्टर्स है, इसलिए एक गैमेट में तो क्या चला गया, कैपिटल टी चला गया, और एक गैमेट में क्या हो गया, स्मॉल टी चला गया। तो डिसिमिलर वाले में अलग अलग तरह के गैमेट बनेंगे, सिमिलर वाले में सेम तरह के गैमेट बनेंगे पर नंबर वही रहेगा। नेक्स्ट हम थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना चाहती हूँ। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे बताओ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर हम स्टडी कर रहे थे, सिंगल कैरेक्टर को लेकर हम बात कर रहे थे। ठीक है, पर अगर अपन देखें आगे तो सिंगल कैरेक्टर, डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाई मतलब दो कैरेक्टर्स को लेकर, ठीक है, दो कैरेक्टर्स को लेकर अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ओके, डाईहाइब्रिड क्रॉस के देखिए, इसमें दो कैरेक्टर्स को लेते हैं,
सबसे पहले इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, ऑब्वियसली दो पेरेंट्स में होगा, इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाएंगे। जैसे एक हाइट का कैरेक्टर हो गया तो एक कलर का कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, राउंड शेप, एग्जांपल दे रखा है राउंड शेप येलो कलर, राउंड शेप हो गया, येलो कलर हो गया। इसके लिए हम रिप्रेजेंट जो करते हैं, हम जब भी जीन्स के लिए जीनोटाइप लिखते हैं, कोई भी कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप लिखते हैं, तो उस जीनोटाइप के अंदर क्या होता है, जैसे राउंड शेप लिया तो राउंड शेप के लिए क्या हो गया, आर, कैपिटल आर ले लिया क्योंकि ये डोमिनेंट है, कैपिटल लिखा है क्योंकि डोमिनेंट है, आर क्यों लिखा है क्योंकि राउंड है, ठीक है। राउंड के लिए मैंने उसी का फर्स्ट लेटर यूज कर लिया, कैपिटल आर। येलो कलर, कैपिटल वाई यूज कर लेते हैं, डोमिनेंट है, और वाई, येलो के लिए वाई, ठीक है। अब इसका अगर मुझे रेसेसिव कैरेक्टर के लिए लिखना होगा तो कैपिटल आर के लिए क्या लिख देंगे, स्मॉल आर लिख देंगे। भले ही इसका स्टार्टिंग जो है वो रिंकल, मतलब डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, पर रिंकल ना लिख के, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, राउंड के लिए लिख रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे, ठीक है, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। और ग्रीन कलर के लिए क्या करेंगे, स्मॉल वाई से डिनोट कर देंगे, ठीक है, स्मॉल वाई हो गया। तो वही हमारे क्रॉस लिखने का पैटर्न, पहले पेरेंट्स लिखते हैं, फिर गैमेट्स, फिर F1 जनरेशन, सेल्फिंग, और फिर गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स मैंने क्या लिया है, होमोजाइगस कंडीशन में राउंड येलो, राउंड और येलो लिए हैं। यहीं पे होमोजाइगस, ये रेसेसिव पेरेंट है हमारा, होमोजाइगस कंडीशन में रिंकल्ड और ग्रीन लिए हैं, इनके गैमेट्स बनाएंगे। एक बार में एक ही जीन, ठीक है, एक गैमेट के अंदर एक ही तरह का जीन आएगा, तो कैपिटल आर में से क्या आएगा, कैपिटल आर, और कैपिटल वाई में से क्या आएगा, सिर्फ एक कैपिटल वाई यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल वाई आ जाएगा। तो ये जो गैमेट्स बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको गैमेट्स बनाना आना चाहिए। आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसी वक्त आंसर दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपके लिए क्लियर रहे। देखिए यहाँ पे हम इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं, आर वाई, स्मॉल आर वाई, उनका क्रॉस करवा रहे हैं। F1 जनरेशन जो मुझे मिली है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कैसी है, हेट्रोजाइगस है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये अलग अलग जीन, ठीक, याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे एक जीन है पर दोनों के लेटर्स अलग अलग है, इसलिए ये कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। ये कैसा हो, पर दिखेगा कैसा, राउंड और टेल, क्योंकि वो परमानेंट। नेक्स्ट हमने इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग कराने के लिए भी इनके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन का। अब अच्छा देखिए, अब कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई आएगा, ये हमारा पेरेंट है, ये पेरेंट है, इसके गैमेट्स बना रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ लिख रहे हैं। अब इस कैपिटल आर को मैं स्मॉल वाई के साथ लिख दूंगी, ये स्मॉल वाई के साथ लिख दिया, ठीक है। फिर कैपिटल आर दोनों के साथ हो गया है। कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ही जीन है, एक ही गैमेट के अंदर एक ही जीन नहीं ट्रांसफर हो सकता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जीन्स के लिए अलग अलग लिख रहे हैं। उसी तरह से स्मॉल आर के साथ मैंने एक बार कैपिटल वाई को लिख दिया है और फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई को लिख दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसके लिए गैमेट्स लिख के बताएंगे। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, तब तक आप इसके लिए गैमेट्स लिखिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। लिखिए इसके लिए गैमेट्स, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसके लिए गैमेट्स लिखिए।
देखिए क्या करना है इसमें, एक कैपिटल ए है हमारे पास, इसके पास सबसे पहले अपन किसको भेज दें, कैपिटल बी को भेज दें और कैपिटल सी को भेज दें। ये एक गैमेट बन गया, तीनों जीन्स आ गए और एक बार हमने इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, ठीक है। अब वापस से कैपिटल ए को लिखेंगे, कैपिटल बी तो सेम ही है, अब साथ में क्या ले लेंगे, स्मॉल सी ले लेंगे, क्योंकि एक बार कैपिटल सी ले चुके हैं ना, इसलिए अब क्या लेंगे, स्मॉल सी लेंगे। अब देखिए फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी, सबकी बारी आनी चाहिए ना, एक एक बार सबको लेना है। उसी तरह से फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। तो देखिए 1 2 3 4 टाइप के गैमेट्स इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए बन गए। तो आपको गैमेट्स बनाना आ गया होगा। देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनमें गैमेट्स बनाए हमने, तो भी 4 टाइप्स के बने। और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको गैमेट्स बनाने के लिए बोला, तो भी 4 टाइप के गैमेट्स हमारे बने हैं। गैमेट्स बनाने के बाद आपको पता है हमें पुनेट स्क्वायर बनाना होता है, पुनेट स्क्वायर को जनरेट करना होता है। यहाँ मेल के गैमेट्स, यहाँ पे फीमेल के गैमेट्स, दोनों तरह के गैमेट्स हमने नोट डाउन कर दिए हैं। देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे, क्या मिलेगा, ये मिलेगा भाई। ये चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर बनाना बहुत इजी है अगर आपने गैमेट्स सही बनाए हैं तो। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखो ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इस वाले के लिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाला गैमेट है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे ये वाला गैमेट है स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये कैसा बना है, रिंकल्ड एंड येलो बना है। ये कैसा बना है, रिंकल्ड एंड येलो। यहाँ देखिए रिंकल्ड एंड येलो, ये भी। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा रिंकल्ड रहेगा, कौन सा राउंड रहेगा, कौन सा येलो रहेगा, कौन सा ग्रीन रहेगा। आपको पता है जो डोमिनेंट रहेगा वो वैसा शो करेगा। अगर इस कंडीशन की बात करें, यहाँ पे कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, और क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, कैपिटल आर कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए वो क्या होगा, राउंड कहलाएगा, इसलिए वो कैसा होगा, राउंड रहेगा। और यहाँ पे स्मॉल वाई ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, इसीलिए। और ये कैसे रेसेसिव है, ये क्या है, ग्रीन कहलाएगा, ठीक है। तो आपको सबका फिनोटाइप पता होना चाहिए, कैसे दिखाई देगा। जीनोटाइप तो दिख ही रहा है, जीनोटाइप हमने बना दिया, पर उसमें उसको देख के आपको फिनोटाइप पता होना चाहिए कि अगर ये जीनोटाइप है तो इसका फिनोटाइप कैसा रहेगा। तो हमें 4 तरह के इस तरह से हमें फिनोटाइप देखने को मिले, 4 टाइप के फिनोटाइप देखने को मिले। देखो सबसे पहला राउंड एंड येलो, ये तो पेरेंट में भी लिया था, जो पेरेंटल जनरेशन हमने ली थी राउंड येलो था, ये डोमिनेंट ट्रेट है। ये भी एक पेरेंटल ट्रेट है, ये भी हमको पेरेंट्स में देखने को मिला था, रेसेसिव पेरेंट लिया था हमने। ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, ये राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये थोड़ा सा अलग, ये क्या हो गया, ये थोड़े से अलग कैरेक्टर्स देखने को मिले जो हमने पेरेंट्स से अलग दिखाई दे रहे हैं हमको। पेरेंट्स में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो राउंड येलो ये हमें 9 देखने को मिले हैं। अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो 9 जो है हमें राउंड एंड येलो मिले हैं, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन काउंट करेंगे तो आपको 3 देखने को मिलेंगे। रिंकल्ड एंड येलो ये भी आपको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। रिंकल्ड एंड ग्रीन ये आपको 1 मिलेगा, 1 ही देखने को मिलेगा। देखो ये रहा रिंकल्ड एंड ग्रीन, सिर्फ 1 ही है पूरे चेकर बोर्ड में, ठीक है। इस तरह से हमें अलग अलग हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे 9 3 3 1, तो 9:3:3:1 का रेशो यहाँ पे आ है। कौन सा रेशो है ये, फिनोटिपिक है या जीनोटिपिक है, ये हमारा फिनोटिपिक रेशो देखने को मिला है हमें 9:3:3:1, ओके। उसी तरह से हम जीनोटिपिक रेशो भी निकाल सकते हैं। जीनोटिपिक रेशो में क्या करते हैं, हम जीनोटाइप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जीनोटाइप्स को देखते हैं, है ना।
यहाँ पे कितने कैपिटल आर कितने कैपिटल वाई वाले दिखे हैं, हमें उनको काउंट करना है। पर मैडम ये तो काउंट करने में हमारी पूरे दिन निकल जाएंगे, रात ही हो जाएगी हमें तो, है ना। तो क्या करें, याद कर लेते हैं कि कितने निकले। डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो जनरली याद ही हो जाता है, क्योंकि सेम ही आता है सब में। हमें पता है अगर पेरेंट्स हमने होमोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव लिया है, तो दोनों का रेशियो हमेशा सेम ही आएगा, जो हमने सारे क्रॉसेस में आता है, ठीक है। इसलिए अगर मैं आपको याद कराऊं तो यहाँ पे जो रेशियो दिखाई ही देगा आपको, वो ये मिलेगा डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। और इतने बड़े रेशियो को याद करने का कोई मतलब नहीं है, इस तरह से याद करने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो एक ट्रिक है, क्या है, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, ये रेशो है भाई आपका। तो मैम क्या 12 हमें ऐसे जीनोटाइप मिले? नहीं भाई, इसके बीच में भी रेशो लगाना है आपको। 1:2:2, 2:4:2, 1:2:2, 1:1:2, इस तरह से। तो हमें जो रेशो मिला है वो ये है। तो 12 24 12 12 1, ये हमें रेशो देखने को मिला है। अगर आपको कंफर्म करना है कि मैडम ने जो ट्रिक बताई है वो सही है या नहीं, तो कंफर्म कर लो, काउंट करो हर एक को। हर एक काउंट करने के बाद भी आपको यही देखने को मिलेगा, इसी तरह का मिलेगा कि हमें कैपिटल वाई कितने मिले थे? सिर्फ एक ही मिला। ये देखो, ये 2 मिले हैं। इस तरह का जीनोटाइप हमें 2 मिले हैं, ये 4 मिले हैं। इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ देखो 12 24 हो गया हमारा रेशो कंफर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशो को कंफर्म भी कर सकते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस अगर आपको समझ में आ गया है, तभी मैं आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला क्रॉस समझा सकती हूँ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कैरेक्टर आपको बता सकती हूँ कि इसमें इस लॉ के अंदर क्या बताया गया था। तो इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। ऑब्वियसली डायहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स पे बेस्ड है ये पूरी तरह से। इट स्टेट्स दैट, इसमें बताया गया है, when more than one pair of characters are involved in a cross, अगर किसी क्रॉस में हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फैक्टर्स पेयर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो भी फैक्टर्स पहले हमने पेयर किए थे, पेरेंट्स में जो पेयर किए गए थे, वो फैक्टर्स हमें अलग अलग सेपरेटेड दिखाई देते हैं। आगे जब F2 जनरेशन हमें मिलती है तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स दिखाई देते हैं। अब देखो, इसको प्रूव कर दिया हमने। हमें कैसे मिले थे? ये तो होगा हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स, ये राउंड येलो, एक सेकेंड, यहाँ देखो, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, ये कैसे हैं? हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो पेरेंट्स से डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। इनको तो पता है डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं। और इनको देखिए, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये कैसे हैं? ये हमारे नए कैरेक्टर्स हैं जिनको रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स माना गया। तो इसको अगर अपन देखें, इस क्रॉस को अगर अपन देखें ध्यान से, तो हमको पता चलेगा कि जो हमने कैरेक्टर्स पहले एक साथ रखे थे, वो बाद में जाके सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसीलिए मेंडल भाई साहब ने कहा कि जो भी कैरेक्टर्स या जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किए जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हमेशा चीजें जो है वो अलग अलग पास ऑन होती रहती है। तो अब आपको अच्छे से लाइन समझ में आई होगी ये वाली। When more than one pair of characters are involved in a cross, जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, क्वाड्रा हाइब्रिड क्रॉस, इन सब क्रॉसेस की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स वाले क्रॉस की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स पेयर्स इंडिपेंडेंटली, जो फैक्टर्स हमने पेयर किए थे, जो कैरेक्टर्स हमने स्टार्टिंग में पेयर किए थे, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। इंडिपेंडेंटली एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स।
यहाँ देखिए ये फैक्टर पेयर 1 है, ये 2 है, इनको हमने साथ में प्लेस किया था पर, और इसकी वजह से तो पेरेंटल ही बनेगा, यहाँ पे भी पेरेंटल बनेगा, पर बीच में जो बने वो कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट बने हैं, अलग अलग तरीके पेयर्स बने हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें, डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट देखें, तो इसमें देखिए क्या आता है, एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हमें पता है हर एक जीन के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन जीन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है प्रोटीन के फॉर्म में। इन हेट्रोजाइगस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलील्स। हेट्रोजाइगस की अगर अपन बात करें तो उसमें 2 तरह के एलील्स होते हैं, एक तो होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। एक को हम अनमॉडिफाइड मान सकते हैं, ठीक है, अनमॉडिफाइड मतलब जो नॉर्मल था, जो वाइल्ड टाइप कहते हैं अपन जिसे, वाइल्ड टाइप या नॉर्मल या फंक्शनल एलील। इट इज अ जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप। ये जनरली कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, और जो ओरिजिनल फिनोटाइप मतलब जो वाइल्ड टाइप होता है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है, वाइल्ड टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैसा है, अनमॉडिफाइड, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। दूसरा देखो मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड मतलब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, वाइल्ड टाइप से थोड़ा सा चेंज हुआ है, जनरली कैसा होता है, रेसेसिव होता है, ठीक है। तो अगर दोनों अनमॉडिफाइड एक साथ है तो भी होमोजाइगस होगा, दोनों मॉडिफाइड एक साथ है तो भी होमोजाइगस कंडीशन होगी, पर एक अनमॉडिफाइड और एक मॉडिफाइड एक साथ आ गए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। यहाँ देखो एलील ऑफ ए ब्राउन आई कलर इज अनमॉडिफाइड एलील। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आई कलर में ब्राउन वाला जो है वो अनमॉडिफाइड है और जो ब्लू आई वाला है वो मॉडिफाइड है, ठीक है। तो मतलब ये कैसा हो गया, ये डोमिनेंट हो गया और ये रेसेसिव हो गया, रेसेसिव कंडीशन हो गई। तो कंसिडर ए जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अगर हम मान लें कि एक जीन जो है वो प्रोटीन बनाता है, तो जनरली प्रोटीन्स क्या होते हैं, जीन क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ये जीन है हमारे पास, ये जीन एक प्रोटीन बना रहा है और वो प्रोटीन क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। उस प्रोटीन, वो प्रोटीन क्या है, एज फंक्शन एज एंजाइम, वो एंजाइम की तरह काम करता है। नॉर्मल एलील ऑफ दैट जीन प्रोड्यूस ए नॉर्मल एंजाइम। अगर अपन नॉर्मल जीन रहेंगे, वाइल्ड टाइप का जीन लेंगे तो वो एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, ठीक है। अगर अपन नॉन मॉडिफाइड की बात करें, ठीक है, अनमॉडिफाइड की बात करें, तो नॉर्मल जीन क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम बनेगा। पर जो मॉडिफाइड एलील है वो क्या करेगा, नॉर्मल फंक्शनल एंजाइम नहीं बना पाएगा। यहाँ देखो तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या देखने को मिल सकती है, इस केस में फर्स्ट कंडीशन क्या देखने को मिल सकती है, मॉडिफाइड एलील विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड। यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब जो अनमॉडिफाइड है वो मॉडिफाइड के साथ है। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को शो करेगा, तो जो अनमॉडिफाइड वाला है वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए ये भी ऐसा बिहेव करेगा कि मैं भी नॉर्मल हूं, ठीक है। ये अपने आप को दबा लेगा और नॉर्मल वाले को आगे पुश करेगा एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरी बात करें, देखो यहाँ पे अनमॉडिफाइड एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल वाला है, ठीक है, एंड मॉडिफाइड भी एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, मॉडिफाइड भी एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, पर वो एंजाइम कैसा है, नॉन फंक्शनल। तो ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें हो सकता है कि अभी भी क्या होगा, काम कर रही है, चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। अनमॉडिफाइड प्रोड्यूस कर ही रहा है, पर मॉडिफाइड वाला कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसीलिए हम कहते हैं कि जो जीन है, डोमिनेंट जीन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, दूसरे के प्रेजेंस में। पर मॉडिफाइड वाला है या फिर जो रेसेसिव है, वो जैसे ही दूसरे के सामने आता है, या तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है या फिर
एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ये हमारा पास कंडीशन हो गई। ये हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस कि डोमिनेंस किस तरह से काम करता है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हमने पढ़ा डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, टेस्ट क्रॉस के बारे में, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, हमारा जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ था उसके बारे में स्टडी किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस देखा कि किस तरह से डोमिनेंस कैरेक्टर्स काम करते हैं। नेक्स्ट हमें बात करेंगे मेंडल नॉन मेंडलियन कैरेक्टर्स की। जितने भी नॉन मेंडल के कैरेक्टर्स हैं, मतलब मेंडल से हटके, मेंडल ने तो कुछ लॉज बता दिए, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ काम करना चाहिए था, सब कुछ उसी तरह से फंक्शनल करना चाहिए था, पर क्या हुआ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस तो आ ही जाते हैं। हम बायोलॉजी जब भी पढ़ते हैं हमेशा एक्सेप्शंस के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी बायोलॉजी पढ़ें एक्सेप्शंस के साथ पढ़ेंगे, हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। कैसे होंगे एक्सेप्शन, उन सब की बात करेंगे। मेंडल के लॉस के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या गड़बड़ थी जिसको हमें देखने को मिला। नॉन मेंडलियन कैरेक्टर्स में अगर हम अपन बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटिज्म और प्लियोट्रॉपी। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हम नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टार्ट करेंगे। It is the inheritance in which the offspring show intermediate characters between two parental characters. ये एक ऐसा फेनोमेना है जहाँ पे हम पेरेंट्स के, जो भी हमने पेरेंट्स लिए हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट लिया होगा, एक होमोजाइगस रेसेसिव लिया होगा, उन दोनों ही कैरेक्टर्स का बीच का फॉर्म देखेंगे, मतलब इनका भी कुछ ले लिया, इनका भी कुछ ले लिया, दोनों बीच का अगर कोई कैरेक्टर देखने को मिला, जैसे किसी की टॉल हाइट है, फादर की टॉल हाइट है, मदर की ड्वार्फ है, छोटी है, शॉर्ट हाइट है, और जो बेबी प्रोड्यूस हुआ, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, वो कैसा हुआ, मीडियम साइज का, उसकी हाइट कैसी रही, मीडियम रही, मतलब ना तो ज़्यादा टॉल रही ना ज़्यादा शॉर्ट रही। तो ये क्या हो गया, दोनों के कैरेक्टर का मिस, मतलब थोड़ा इसका आ गया थोड़ा इसका आ गया, है ना, दोनों के कैरेक्टर का आ गया ना साथ में, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जो हमारा डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट इंसान था, एक्सट्रोवर्ट जीन था, जो डोमिनेंट जीन था, वो अपने आप को पूरी तरह से शो नहीं कर पाया, पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमारा जो रेसेसिव वाला था उसने थोड़ा बहुत शो कर दिया अपने आप को, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया, ठीक है। ये जो फेनोमेना था ये सबसे पहले देखने को मिला था स्नैपड्रैगन में। ये स्नैपड्रैगन का फ्लावर है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लावर, कलर के फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये स्नैपड्रैगन है, ये फ्लोरोक्लोक प्लांट है। स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर भी कहा जाता है जिसको, इसका दूसरा नाम, इसका साइंटिफिक नेम है एंटिरहिनम स्पीसीज, ठीक है। और दूसरा हमें मिला मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट कहा जाता है, जिसको 4 o'clock क्यों बोला जाता है, 4 o'clock ऐसा नहीं है कि ये 4 बजे उठता है 4 बजे खिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 o'clock इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रात, मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ब्लूम करता रहता है, ठीक है, इसलिए। हियर क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेड एंड वाइट प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर्स। इसमें हमने क्रॉस करके देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो हमने कुछ रेड फ्लावर्स लिए थे, कुछ रेड फ्लावर्स लिए थे, उस रेड फ्लावर्स को व्हाइट फ्लावर्स के साथ क्रॉस करवाया, रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाया, ठीक है। इसके लिए ले लेते हैं कैपिटल आर, इसके लिए स्मॉल आर, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस करा, पहले गैमेट्स बनाए, यहाँ पे गैमेट बना कैपिटल आर, यहाँ पे गैमेट बना स्मॉल आर, ठीक है। ये जो गैमेट, ये दोनों गैमेट बना, इन दोनों गैमेट की वजह से ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे जो जनरेशन बनती, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर जो जनरेशन बनती,
ये रेड फ्लावर होने चाहिए थे इसके। कैसे होने चाहिए थे? रेड, क्योंकि कैपिटल आर हमारा क्या है? डोमिनेंट है। कैपिटल आर यहाँ पे डोमिनेंट है, इसीलिए कैसा होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था। पर क्योंकि अपने ये भाई साहब अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पूरी तरह से एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से ये हुए हमें दिखा होगा, ये फोटो में दिख रहा है कि कुछ तो रेड फ्लावर्स हैं, कुछ वाइट फ्लावर्स हैं और कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। तो अगर आपने रोज प्लांट को देखा होगा, रोज में आपने देखे अलग अलग तरह के फ्लावर्स, येलो, वाइट, रेड रोज भी देखा है, पिंक रोज देखा है, वाइट रोज देखा है, येलो रोज देखा है और ब्लैक कलर का रोज भी देखा है। तो वो सभी अपन ध्यान रख सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, कुछ चीजें जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, वो भी नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर का एग्जाम्पल एक, ठीक है। तो इस क्रॉस में देखिए यहाँ पे रेड है, ये व्हाइट है, गैमेट्स बनाए कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको क्रॉस करवाया आपस में, क्रॉस करवाने पे क्या मिला हमें? पिंक कलर के फ्लावर्स मिले, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, एक पिंक कलर का फ्लावर मिला। इसका वापस से क्रॉस करवाया, मतलब सेल्फिंग करवाई F1 जनरेशन की, तब भी हमें 1:2:1 रेशो मिला। मतलब दो तो पिंक मिले जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, वो पिंक मिले, और जो होमोजाइगस कंडीशन थी उसमें हमें रेड और वाइट देखने को मिला। तो फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही रेशो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, दोनों ही रेशो सिमिलर रहते हैं। दिस मीन्स दैट R was not completely dominant over small r। तो इसलिए कहा जा सकता है कि रेड वाला जो जीन था, रेड वाला जो हमारे पास फैक्टर था, वो पूरी तरह से अपना डोमिनेंस स्मॉल r के ऊपर नहीं शो कर पाया। P plants also show incomplete dominance in other traits। और इसी तरह से अपन देखें तो P plants जो हैं वो दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर, दूसरे चीज़ों के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो शो कर पाते हैं। मतलब P plants में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला था, पर वो मेंडल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पास ऐसा मान सकते हैं कि लकी थे वो, उनको वो चीज़ देखने को नहीं मिली, इसलिए उन्होंने उन्हीं लॉज के ऊपर उनको जो देखने को मिला, उन्होंने जो क्रॉस करवाए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चीज़ें दी। नेक्स्ट हम बात करें को डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म हो चुका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद अपन स्टार्ट करते हैं को डोमिनेंस। को डोमिनेंस मतलब एक साथ डोमिनेंट हो जाएंगे हम। मान लो एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी में एक गुंडा एंटर करता है, वो अपने आप को शो दिखाना चाहता है कि मैं गुंडा हूँ, मतलब मैं लड़ाई करूँगा, सबसे लड़ाई करने लग जाता है। तो वो क्या हो गया? एक ने ही अपने आप को डोमिनेंट शो किया, एक ने ही लड़ाई करी, एक ने ही अपने आप को मतलब सबके सामने थ्रो कर दिया। दूसरे की बात करें, दूसरे केस की बात करें, उस पार्टी में एक गुंडा तो आया और वहाँ पे ऑलरेडी एक और गुंडा था, तो वो दोनों लड़ने लग जाएंगे, दोनों बराबर से लड़ेंगे, दोनों बराबर मारा पीटी कर लेंगे। तो क्या होगा? वहाँ पे फाइट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। पहले क्या हो रहा था? एक ही गुंडा था तो वो लड़ाई करेगा, वो लड़ेगा, तो हो सकता है कि बाकी लोग डर जाए, छुप जाए, बैठ जाए आराम से। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दोनों ही बहुत दमदार हैं, तो बहुत चोटें लगेंगी भाई। इसीलिए इस तरह के इस वाले कंडीशन में भी क्या हो रहा है? दोनों ही जीन्स या दोनों ही फैक्टर अपने आप को ज़्यादा शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट शो कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही फैक्टर दिखेंगे, ठीक है, दोनों ही शो होंगे। इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। इट इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलिल्स, दोनों ही एलिल्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ हाइब्रिड। एक हाइब्रिड में दोनों एलिल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आपने देखा होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है। मेरा बी भाई, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, पर आपने ये भी सुना होगा ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है ना। इसका एक और एग्जांपल है कैटल कलर इन, ठीक है, एक और एग्जांपल इसका कैटल कलर। मतलब मान लो एक ब्लैक कलर की कैटल है, कैटल मतलब जैसे काऊ वगैरह होती है, ठीक है। तो कैटल एक ब्लैक कलर की है और एक वाइट कलर की है, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया
क्या होना चाहिए था, ब्लैक कलर की कैटल प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, है ना, ब्लैक कलर की कैटल प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, पर ब्लैक ना होके वो कैसी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ऐसी कैटल जिसपे व्हाइट, जो व्हाइट कलर की है पर ब्लैक स्पॉट्स भी हैं उस पर, ठीक है, ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है, ऐसी आपने कैटल्स देखी होंगी आराम से। तो ये क्या हो गया, कोडोमिनेंस हो गया हमारे केस में। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात चल रही है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो परफेक्ट एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का भी। कोडोमिनेंस का तो एग्जांपल है ही, साथ में मल्टीपल एलिल जो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका भी एक परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर एंटीजेंस। ये शुगर पॉलीमर एंटीजेंस को कंट्रोल करती है, मतलब कुछ एंटीजेंस होते हैं आरबीसी की सरफेस पे, रेड ब्लड सेल्स जो है, ये रेड ब्लड सेल है हमारा, इसकी सरफेस पे कुछ एंटीजेंस बने हुए, ये एंटीजेंस बने हुए हैं इसकी सरफेस पे। ये किससे कंट्रोल होते हैं, एक जीन है आई। तो ये जो आई जीन है या तो आई ए हो सकता है या फिर आई बी हो सकता है, दो ही तरह के जीन है इसके पास, ठीक है, दो तरह के जीन हो गए इसके पास, आई ए और आई बी। देखो तो ये एंटीजन बनाता है, ये ए वाले एंटीजन बनाता है, ये बी वाले एंटीजन बनाता है। तो अगर किसी आरबीसी की सरफेस पे, अगर किसी आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन होगा तो वो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए टाइप। किसी आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मान ले दोनों ही एंटीजन आ गए, तो अगर दोनों ही एंटीजन आ गए तो ब्लड टाइप क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये क्या हो गया एग्जांपल, कोडोमिनेंस का। ये कैसा एग्जांपल हो गया, कोडोमिनेंस का, मतलब ए और बी साथ में आ जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे। अगर ए और बी दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो ब्लड टाइप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ए बी प्रोड्यूसेस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर, ये दोनों मिलके अलग तरह की शुगर बनाते हैं, ओके। तो ये हुआ हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस आपको समझ में आया होगा। यहां देखो ए एंटीजन है तो उसके पास या तो आई ए होगा या फिर एक रेसेसिव कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये कैसा है, डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है, ठीक है, डोमिनेंट जीन है। यहां देखो बी ब्लड ग्रुप, दोनों कंडीशन हो सकती है, होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट हो, दोनों ही अपने आप को शो कर रहे हैं तो कैसे हो गए, डोमिनेंट। और ओ ब्लड ग्रुप मतलब ए और बी दोनों ही जीन प्रेजेंट नहीं है। ये एक आपको एंटीसेरास के साथ एक्सपेरिमेंट करने को देखने को मिला है। इसमें क्या करते हैं, आप अगर अपन हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलते हैं बहुत, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड टाइप फाइंड आउट करते हैं। ब्लड टाइप ढूंढने के लिए, ब्लड टाइप पता करने के लिए हमें एक टेस्ट किया जाता है एंटीसेरास के थ्रू। तो हमारे पास एक एंटीसेरा ए है, एंटीसेरा बी और एंटीसेरा डी, ये तीन तरह के सीरम्स होते हैं, मतलब छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं उसमें सीरम्स होते हैं, ठीक है। इन सीरम्स के से हम टेस्ट कर सकते हैं, इन सीरम्स से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। देखो कैसे टेस्ट किया जाता है, हमने ब्लड सैंपल लिया, ये ब्लड सैंपल है, एक प्लेट होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लास प्लेट कहते हैं, ग्लास स्लाइड कहते हैं। इस ग्लास स्लाइड पे तीन ऐसे डॉट्स डालते हैं, ब्लड सैंपल डालते हैं, और इस ब्लड सैंपल पे मैंने एंटीसेरा ए डाला, इस वाले पे एंटीसेरा बी और इस वाले पे एंटीसेरा डी। तो अगर एंटीसेरा ए वाले में ये कोगुलेट हो गया, मतलब ब्लड जो है, ब्लड की सेल्स जो है मुझे इस तरह से इकट्ठा होती हुई दिखाई दी, तो मेरे पास क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है। बी वाले में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है,
इस वाले में डी वाले में देखा मैंने, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये मेरा ब्लड ग्रुप कैसा हुआ, इस वाले ब्लड सैंपल का ब्लड ग्रुप कैसा रहा, ए पॉजिटिव। डी जो है वो हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव को शो करता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमने दूसरा ब्लड सैंपल लिया, ए वाले में कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है, बी वाले में चेंज दिख रहा है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। और डी वाले में भी चेंज दिख रहा है, मतलब बी पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखो, ए में भी चेंज दिख रहा है, बी में भी चेंज दिख रहा है, दोनों में चेंज दिख रहा है, तो मतलब ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। दोनों ही चेंज दिख रहे हैं, दोनों में हमें कोएगुलेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब ना तो ए में दिखा, ना बी में दिखा, ना डी में दिखा, तो मतलब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया ये, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर समझ में आया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे हम अगर लैब टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे वो ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं। अगर आपके जो हायर क्लासेस में जो बीएससी एमएससी करेंगे या फिर जो नीट के लिए आगे एमबीबीएस में जाएंगे, तो उनको प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा। आप किसी क्लिनिक पे भी जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से वो टेस्ट करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम पेरेंट्स से जीन्स लेते हैं, अगर कोई पेरेंट IA दे रहा है और दूसरा पेरेंट IA दे रहा है, तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप शो करेगा। अगर हेट्रोजाइगस है तो भी ए ब्लड ग्रुप शो करेगा। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें या होमोजाइगस कंडीशन में हमें कैसा देखने को मिल रहा है, ए ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम बी ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है। पर अगर दोनों में से इस वाले केस में देखो, इसने ए ब्लड IA दिया तब भी AB, और यहाँ पे IB दिया तब भी क्या हुआ, AB ब्लड ग्रुप शो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एक साथ अपने आप को शो कर रहे हैं, इसीलिए इसको कोडोमिनेंस कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या मेंशन करते हैं हम, कोडोमिनेंस। कुछ और एग्जांपल से देखो, फादर जो है वो IAI है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। मदर ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। हमने फादर के गैमेट्स लिखे IA और I, मदर के गैमेट्स लिखे, एक सेकंड, मदर के गैमेट्स लिखे IB और I, इन दोनों का आपस में क्रॉस कर रहा है, क्या मिला, IAIB, मतलब इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, AB ब्लड ग्रुप। इस वाले का B ब्लड ग्रुप होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इस वाले का A ब्लड ग्रुप होगा और इस वाले का O ब्लड ग्रुप है। तो ऑफस्प्रिंग्स के पास चारों तरह के ब्लड ग्रुप आ जाएंगे इस कंडीशन में। और यहाँ देखिए, फादर जो है वो AB ब्लड ग्रुप के हैं और मदर O ब्लड ग्रुप के हैं। तो हमें इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों रेसेसिव कंडीशन है, रेसेसिव, ये अपने आप को शो तभी करेंगे जब एक साथ आएंगे, ठीक है। दोनों जीन्स अगर एक साथ आ गए तभी अपने आप को शो करेंगे। इसलिए यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप A, इसका B, इसका A और इसका B। तो हमें दो तो A ब्लड ग्रुप वाले मिले और दो B ब्लड ग्रुप वाले मिल गए। इस तरह से कोडोमिनेंस शो एस्टैब्लिश हो गया कि A और B ब्लड ग्रुप दोनों ही कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और अगर एक साथ इनहेरिट हो गए तो वो तब भी डोमिनेंट ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। खत्म कर चुके हैं हम, कंप्लीट डोमिनेंस खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल एलील्स। यहाँ देखिए मल्टीपल एलील्स किस तरह से काम करते हैं। इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन टू गवर्न सेम कैरेक्टर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एलील्स की प्रेजेंस शो कर रहे हैं जो एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। देखो हमने ब्लड ग्रुप लिया, ब्लड ग्रुप क्या हो गया हमारा, कैरेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप कर सकते हैं IB से IAE या फिर स्मॉल इससे डिनोट कर सकते हैं। तो इसके ये अलग अलग क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। कितने ट्रेट्स हैं, 4 तरह के ट्रेट्स हैं भाई। और कितने जीन्स हैं मेरे पास, एक
आई और एक स्मॉल आई हो गया। तो ये 3 तरह के जीन्स हो गए, 4 तरह के ट्रेट्स हो गए, पर कैरेक्टर क्या है? एक ही कैरेक्टर मेरे पास एक कैरेक्टर है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मल्टीपल एलिज्म। एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल एलिल्स प्रेजेंट है, मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट है, 2 से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको मल्टीपल एलिज्म कहा जा रहा है। तो एग्जांपल आपको बता चुके हैं, पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाला है। इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलिल्स आर प्रेजेंट। एक इंडिविजुअल में 2 ही एलिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 ही जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो IA होगा, IAIB होगा, या II होगा। ठीक है, मल्टीपल एलिज्म कैन बी फाउंड ओनली इन पॉपुलेशन। किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ही ढूंढी जा सकती है। जैसे आप देख सकते हैं, मेल फीमेल एज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, सब में कैसा होगा? एक ही तरह के जीन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। इट इज द इनर। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, क्योंकि हम मल्टीपल एलिज्म में एबीओ ब्लड ग्रुप और कोडोमिनेंस में भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर चुके हैं, तो लगभग टॉपिक सेम है, बस उसमें क्या हो रहा है? कोडोमिनेंस में दोनों जीन्स अपने आप को परफेक्टली शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, पर मल्टीपल एलिज्म में मतलब जिसमें एक जीन के एक ही कैरेक्टर के अलग अलग जीन्स देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हमारा 4th नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स। एक कैरेक्टर या एक इनहेरिटेंस, एक कैरेक्टर हमें बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। मल्टीपल एलिज्म में क्या हो रहा था? मल्टीपल एलिज्म में क्या देखा था हमने? कि एक ही जीन के, एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे जीन्स थे, है ना? एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे जीन्स थे। यहाँ क्या हो रहा है? बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन स्किन कलर या ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट की बात करें, हाइट देखिए, हाइट में क्या होगा? टॉल हो सकता है, मतलब बहुत 6 फीट तक हो सकता है, 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, किसी भी तरह के मतलब बहुत सारे हमें जीन्स देखने को मिल सकते हैं, ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में। इट कंसिडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम जीन्स को नहीं, साथ में एनवायरमेंट को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, जीन्स के साथ साथ क्या होता है? एनवायरमेंट को भी कंसिडर किया जाता है। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट, फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिल। पॉलीजेनिक ट्रेट में क्या होगा? फिनोटाइप हर एक एलिल के बारे में बताएगा, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलिल इज एडिटिव। इसमें हम मानते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल में कोई जीन प्रेजेंट है, अगर किसी इंडिविजुअल में कोई जीन प्रेजेंट है, तो वो साथ में, मतलब दूसरे एलिल के साथ में अगर प्रेजेंट है, तो एडिटिव इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि अगर टॉल का जीन है और ड्वार्फ का जीन एक साथ प्रेजेंट है, तो ये दोनों एडिटिव इफेक्ट शो करेंगे। हम ये नहीं मान रहे हैं कि टॉल डोमिनेंट है या ये रेसेसिव है, इसमें हम ये मानते हैं कि इस जनरेशन का जो इंडिविजुअल होगा वो मीडियम साइज का होगा। दोनों एडिटिव, मतलब संगत का असर होगा। इसमें तो संगत का असर होने का कोई संगत का असर होगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा जायंट मैन। ये कैसा बनेगा? बिल्कुल शॉर्ट मैन बन जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? मीडियम साइज, मतलब बीच की साइज दिखेगी, ना तो ज्यादा टॉल होगा ना ही ज्यादा ड्वार्फ होगा। तो इरेक्ट पॉलीजेनिक यहाँ पे क्या होता है? एडिटिव इफेक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि बहुत सारे अलग अलग तरह के हमें स्किन कलर देखने को मिला है, हाइट का भी हमें अलग अलग देखने को मिला है, कुछ शॉर्ट है तो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है। ठीक है, तो हाइट का अलग देख सकते हैं, स्किन कलर अलग अलग देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही वाइट है, कुछ में थोड़ा और, जैसे इंडियन स्किन कलर जो है, इंडियन स्किन टोन जो है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत गोरे लोग भी होते हैं, बीच के गेहुए लोग भी होते हैं, और बहुत ज्यादा डार्क स्किन टोन भी देखने को मिलती है हमें। तो ये सब क्या है?
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब अलग अलग तरह के जीन्स जो हैं वो एक ही कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए ऐड होते जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, Assume that 3 genes A, B, C control human skin color। हम मान लेते हैं कि 3 जीन्स जो हैं वो ह्यूमन के स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डोमिनेंट फॉर्म्स ABC रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर। ये तीनों मिलके अगर तीनों एक साथ रहेंगे तो क्या क्या शो करेंगे? डार्क स्किन कलर शो करेंगे। ठीक है, ये वाला डार्क स्किन कलर शो करेंगे। और इनकी जो रेसेसिव फॉर्म होगी अगर तीनों एक साथ रहेंगी तो क्या करेंगी? लाइट स्किन कलर शो कर रही है। ठीक है, डोमिनेंट वाले डार्क और रेसेसिव वाले लाइट स्किन कलर शो कर रहे हैं। तो अगर किसी में सारे डोमिनेंट होंगे, सारे कैपिटल लेटर्स में हैं तो मतलब उनकी डार्क स्किन कलर होगा, सारे स्मॉल हैं तो मतलब लाइट स्किन कलर होगा। ठीक है, डार्क स्किन कलर या फिर लाइट स्किन कलर होगा। और तीसरा जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव एलील्स, मतलब 3 तो डोमिनेंट है, एक कैपिटल ए फिर स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये क्या हो गया? इसमें क्या होगा? इंटरमीडिएट हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, इंटरमीडिएट। ये कैसा होगा कलर? इस तरह का कलर शो होगा, ना तो ज्यादा डार्क और ना ही ज्यादा वाइट, जो हमारा इंडियन स्किन टोन होता है। Thus number of each type of alleles in a genotype determine the darkness और lightness of skin। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डार्कनेस और लाइटनेस स्किन की वो कोई पर्टिकुलर जीन का नंबर डिसाइड करेगा। ठीक है, जीन के नंबर से हम पता करेंगे कि उनका क्या डार्कनेस है और क्या ही लाइटनेस होगा। नेक्स्ट हमारे 5th टॉपिक पे आ जाते हैं, नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा प्लियोट्रॉपी। इसकी अगर अपन बात करें तो एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, क्या कर रहे थे? एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स शो कर रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स शो कर रहा है, बहुत सारे फिनोटाइप शो कर रहा है। सच ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। इस तरह के जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में से देखने को मिला है कि प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर जीन जो है वो मेटाबॉलिक पाथवेज को चेंज कर रहा है। जैसे स्टार्च सिंथेसिस इन पी, अगर स्टार्च एग्जाम्पल दे रखा है फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब में क्या हो रहा है? एक ही जीन चेंज किया है हमने, पर कैरेक्टर्स बहुत सारे देखने को मिले हैं, उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स, एक ही जीन की वजह से बहुत सारे ट्रेट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ देखो, इन फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया दो द म्यूटेंट जीन हैज मेनी प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर किसी को फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज होती है तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन। ये तीनों तरह के कैरेक्टर्स एक ही जीन में डिफेक्ट होने की वजह से देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है स्टार्च प्लियोट्रॉपी के। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड बाय इफेक्टिव जीन बीबी। अगर इस जीन से ये सिंथेसाइज हो रहा है तो क्या होगा? लार्ज ग्रेन्स, स्टार्च बनेगा तो ग्रेन्स कैसी होंगी? लार्ज होंगी। अगर स्मॉल बी है तो छोटी ग्रेन्स बनेंगी। ठीक है, पर ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होगा और मीडियम साइज की बीन्स हमें देखने को मिलेंगी। तो आज की हमारी लाइव क्लास यहीं पे खत्म होती है, यहीं कंक्लूड करते हैं। हमारा पार्ट 4 है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू। आप बने रहिए बीके साइंस कोचिंग सेंटर में। आपको जो भी डाउट्स है कमेंट करके बताइएगा। हमारी क्लासेस रेगुलरली चलती रहती है, रोज शाम को लाइव क्लास चलती है और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हम करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।